नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। किरण प्रकाशिकी पिछले लेक्चर से अपन ने स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको कहा था कि प्रकाशिकी को समझने का ये एक अच्छा अवसर है, अंतिम मौका भी है। इसको डिटेल में ले भी रहे हैं अपन। अभी किरण प्रकाशिकी में अपन ने प्रकाश के परावर्तन पर चल रहे हैं अपन, है ना। पहले परावर्तन कंप्लीट होगा, फिर उसके न्यूमेरिकल डाल देंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है साहब, आप ऐसे समझ जाया करो, जहां भी एक सरफेस पॉलिशदार हो, चिकनी हो, और दूसरी सरफेस पर पुताई कर दें, कलई कर दें, तो प्रिंसिपल ही परावर्तन का होगा। यानी वह संरचना जिस पर आधारित है वो परावर्तन का नियम ही होता है। समतल परावर्तक पृष्ठ यानी समतल दर्पण अपन पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण में अपन ने सब बता दिया कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का आकार सामने स्थित बिंब के आकार के बराबर होता है, आवर्धन 1 है। लेकिन प्रतिवर्ती परिवर्तन होता है, यानी बायां दाईं ओर दिखता है, दायां बाईं ओर दिखता है। इसे पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति बता दी अपन ने कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी उतनी होती है जितनी सामने की ओर दर्पण से बिंब की दूरी है। प्रकृति बता दी अपन ने। आभासी प्रतिबिंब होता है जो सदैव सीधे होते हैं, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज बताई कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही अनंत होती है। ये एक इंपॉर्टेंट आता रहता है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी ये क्वेश्चन एकेडमिक में भी पूछ लिया जाता है। ये भी बता देता है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। ये भी बता दिया कि वैसे तो एक समतल दर्पण है तो एक ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दो समतल दर्पण समांतर हों और बिंब उनके बीच में हो तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, और किसी कोण पर झुके हों तो मैंने एग्जाम्पल देकर आपको वो समझा दिया। ये भी क्लियर कर दिया कि समतल दर्पण जब टुकड़ों में बिखरता है तो प्रतिबिंब तो सब में ही बनता, पूरा नहीं बनता, सब में ही बनता है। 50 टुकड़े होंगे तो 50 पे बनेगा। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया कि अगर दर्पण का कुछ भाग ढक देंगे तो प्रतिबिंब की तीव्रता में कमी आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि समतल दर्पण फिर काम किसके आता है, क्या काम आ रहा है? जब बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना रहा, प्रतिबिंब को पास नहीं ला रहा, तो फिर उसका यूज क्या है? तो यूज आप दो समझ सकते हो। एक यूज तो ये समझ सकते हो आप कि सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो घरेलू साज श्रृंगार जैसे शेविंग करने में, बाल बनाने में, श्रृंगार करने में, इसमें आप समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आकार बिंब के आकार के बराबर ही होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो घरेलू साज श्रृंगार, साज सज्जा, दाढ़ी बनाना आदि इत्यादि के रूप में वो अपने काम में आता है। एक इसका यूज और भी है। समतल दर्पण के द्वारा आप बिंब के प्रतिबिंब को जिस स्थान पर चाहें वहां भेज सकते हैं। यानी जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि हम छत पर खड़े रहते थे, तो दूसरी छत पर कोई भी हमारा मित्र खड़ा है तो हम कांच के द्वारा उसकी आंख पर सूर्य का प्रतिबिंब बना देते थे। उसको कहते हैं चिल्का डालना, चकाचौंध उसकी आंख पर डाल देते थे। आपको यह भी अच्छी तरह जानकारी होगी कि अगर 5 लोग खड़े हैं और आप तीसरे व्यक्ति पर सूर्य का प्रतिबिंब पहुंचाना चाहते हैं, चिल्का डालना चाहते हैं, तो तीसरे व्यक्ति पर ही डाल सकते हैं। चौथे पर भेजना चाहते हैं तो चौथे पर डाल सकते हैं। तो सब बिंब का प्रतिबिंब आपको कहीं पहुंचाना है
तो समतल दर्पण उसका एक बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, वो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, प्रतिबिंब को पास दूर भी नहीं ले जाता, लेकिन प्रतिबिंब को आपकी इच्छा अनुसार स्थानांतरित कर देता है। फिल्मों में भी इसका यूज करते हैं रिफ्लेक्टर की तरह। आपने देखा होगा जब नेचुरल लाइट में फिल्म शूटिंग करते हैं तो सनलाइट को रिफ्लेक्टर के द्वारा सीन के यहाँ पर कंसंट्रेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ताकि सीन में ब्राइटनेस आ जाए। तो जो ओपन शूटिंग्स होती हैं फिल्मों की, तो ओपन शूटिंग में देखना जो स्पॉट बॉय होते हैं वो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लेके घूमते हैं, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर से लाइट को सीन के यहाँ फोकस कर देते हैं। ऐसा ही किस्सा भी है फिल्म मुगले आजम का। मुगले आजम फिल्म में एक शीश या कांच के समतल दर्पण से छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया हुआ एक सीन था, मतलब एक कमरा था। शायद प्यार किया तो डरना क्या, इस टाइप का गाना उसमें फिल्माया गया है। कमाल अमरोही, शायद कमाल अमरोही, आसिफ, जो भी कि आसिफ है ना, इनमें से किसी ने कोई भी डायरेक्टर थे उसमें, अब इतना मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये सब कुछ व्यवस्था कर ली गई। फिर बाद में ये समस्या आई कि अब इसमें लाइट का इंतजाम कैसे करें, क्योंकि अगर उसमें कोई आप प्रकाश स्रोत रखते हो तो प्रकाश स्रोत सभी टुकड़ों में दिखाई देगा, जबकि डायरेक्टर को उन सभी टुकड़ों में एक्ट्रेस का डांस दिखाना था। एक्ट्रेस का डांस वो सभी कांच के टुकड़ों में दिखाना चाहते थे। अब उस जगह अगर कोई प्रकाश स्रोत रख देते हैं तो प्रकाश स्रोत सभी टुकड़ों में दिखेगा। तो फिल्म की शूटिंग रोकी गई काफी समय तक, मतलब महीने 15 दिन तक। अब ये किस्सा है, कितना सही है कितना गलत है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये किस्सा मैंने सुना हुआ है। अब प्रकाश का उस शीश महल में यानी कांच के टुकड़ों से बने कमरे में इंतजाम कैसे करें? तो कोई भौतिकविद यानी फिजिसिस्ट या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ने एडवाइज की कि रिफ्लेक्टर के द्वारा सनलाइट को इस कमरे में एंटर करा दिया जाए। तो क्योंकि वो कोई सोर्स नहीं है तो सोर्स भी कहीं दिखाई नहीं देगा, और आप सारी लाइट किस पे डाल देना, एक्ट्रेस पे डाल देना, तो सभी कांच में या कांच के सभी टुकड़ों में जो आप कैमरे से दिखाना चाहते थे घुमाकर, तो एक्ट्रेस का डांस दिख जाएगा। ये सब कार्य सफल हुआ। सनलाइट को कई सारे रिफ्लेक्टर के द्वारा उस कमरे के अंदर लाया गया और उस कमरे के अंदर लाकर फिर वो गाना फिल्माया गया। तो समतल दर्पण के आप दो यूज समझ सकते हो, घरेलू साज श्रृंगार और बिंब के प्रतिबिंब को अपनी इच्छा अनुसार किसी स्थान पर पहुंचाना। तो परावर्तन का एक उदाहरण मतलब समतल परावर्तक पृष्ठ अर्थात समतल दर्पण कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी बात पर, गोलीय परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, गोलीय परावर्तक पृष्ठ मतलब सीधा सीधा गोलीय दर्पण। अब अपन गोलीय दर्पण पढ़ने चले हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। क्लियर सब। अब वापिस से कहानी नए सिरे से चालू होगी, है ना। पहले तो सब कंस्ट्रक्शन, गोलीय दर्पण को बनाते कैसे हैं, तो गोलीय दर्पण को कैसे बनाते हैं उसके लिए पहले देखो आप, ये कांच के खोखले गोले लिए, ये इनका केंद्र है। केंद्र का बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे महत्व है मैं आपको भी समझा दूंगा। तो ये दोनों ही कांच के खोखले गोले हैं, कांच के खोखले गोले।
ठीक है साहब। अब कांच के खोखले गोलों पर से एक वृत्ताकार चकती आप काट दो। तो सब वृत्ताकार चकती काट दें। ये सब अपन ने वृत्ताकार चकती काट दी। ठीक है साहब। उधर वाला भाग एक वृत्ताकार चकती कटा हुआ दिखेगा। अब काटे गए भागों में एक सरफेस पर आप कर दें कलई। जैसे इसमें तो यहां पुताई कर दी आपने, ये पुताई को दिखाने का तरीका। इसमें तो बाहर की तरफ आपने पुताई की, इसमें आपने अंदर की तरफ पुताई कर दी, है ना। थोड़ा सा सब मेरे पास व्यवस्थाएं वैसी नहीं है जैसी आपके पास होंगी। अब ऐसी स्थिति में इसमें तो पॉलिशदार पृष्ठ ये रही, जो चमकीली पृष्ठ है उसको कहते हैं पॉलिशदार। तो इसमें तो पॉलिशदार पृष्ठ अंदर की तरफ दबी हुई है। इसकी बात करें तो इसमें पॉलिशदार पृष्ठ ये बाहर की तरफ है। पॉलिशदार पृष्ठ का मतलब परावर्तक पृष्ठ। तो सब एक सरफेस पर आप पुताई कर देंगे तो दूसरी सरफेस परावर्तक पृष्ठ का काम कर देगी, चिकनी पॉलिशदार पृष्ठ का काम कर देगी। इनको अलग अलग निकाल दें। इसमें से भी निकाल दूं, इसमें ये निकाल दी सब, ये वाली कलई इस तरह से हो ही रही है ना। इसमें से भी निकाल दें, ये सब इसमें ये निकाल दी, इसमें कलई अंदर हो रही है। ठीक है। तो दो प्रकार के दर्पण आपको मिलेंगे, ए और बी। ठीक है सर। इन दर्पणों को क्या क्या बोलते हैं अब वो बात करेंगे। तो सब पहले एक ही बात करें। ए में किनारों की तुलना पे परावर्तक पृष्ठ धसी हुई है, दबी हुई है। जिसमें किनारों की तुलना में परावर्तक पृष्ठ धसी हुई हो, दबी हुई हो, उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अंग्रेजी में से कहेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है सर। दूसरी पृष्ठ देखें अपन तो इसमें किनारों की तुलना में चमकीली पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई है। इसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है साहब। तो सब दर्पण के दो प्रकार हैं। एक अवतल दर्पण है जिसमें पॉलिशदार या परावर्तक पृष्ठ किनारों की तुलना में दबी हुई होती है। इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरी जिसमें परावर्तक पृष्ठ किनारों की तुलना में उभरी हुई है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर। दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं या इनकी कार्यप्रणाली परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है ना। तो मैंने आपसे कह रखा है जिसकी भी एक सरफेस पर आप पुताई कर दें तो दूसरी सरफेस उसकी परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। ऐसी जो भी संरचना बनेगी उसे आप दर्पण बोलेंगे, और दर्पण बोलेंगे तो उसकी कार्य प्रणाली का सिद्धांत परावर्तन का सिद्धांत हो गया, परावर्तन का नियम होगा। क्लियर सब। तो पूरी स्टोरी को एक बार सुना देता हूं। कांच के खोखले गोले
की सतह पर से वृत्त के आकार की चकती को, थाली प्याली जैसी है, अब 3D इमेज करो आप, ये गोला है, वृत्त नहीं है, ये दोनों ही गोले हैं। तो 3D आकृति, आप 12th में हो, आप इसको अज्यूम कर सकते हो, इसका अनुमान कर सकते हो। तो सब सतह पर से वृत्ताकार चकती काट दी जावे तो, और इस वृत्ताकार चकती के एक सरफेस पर कलई कर दें तो दूसरी सरफेस परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। इस प्रकार से निर्मित संरचना को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ किनारों की तुलना में धसी हुई है, दबी हुई है। दूसरा उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ किनारों की तुलना में उभरी हुई है। क्लियर सब? तो दर्पण दो प्रकार के हुए। इसकी कार्यप्रणाली परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब दो बातों को ध्यान से सुने। पहली बात, गोले में से आपने दर्पण काट दिया, लेकिन गोला हमेशा दर्पण के साथ अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस गोले के केंद्र को ही हम कहेंगे वक्रता केंद्र। यही वक्रता केंद्र कहलाएगा। अभी दर्पण से संबंधित जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तो दर्पण को जिस गोले में से काटते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब सब इस वक्रता केंद्र का महत्व क्या है, इसको समझा जाए। वक्रता केंद्र का महत्व यह है, जैसा कि मैंने आपको परावर्तन के नियम में बताया था कि आप परावर्तन पढ़ें चाहे अपवर्तन पढ़ें, अभिलंब अगर आपके पास नहीं है तो आप किरण चित्र नहीं बना सकते। कल्पना ही मत करो आप। तो आपका किरण चित्र बनाने के लिए, यानी प्रतिबिंब की पोजीशन जानने के लिए आपको अभिलंब चाहिए। अब गोलीय दर्पण, ठीक है, समतल पृष्ठ पे तो आप लंब खींच देते हैं। गोलीय जो पृष्ठ हैं, गोलीय परावर्तक पृष्ठ हैं, उन पे अभिलंब कैसे ढूंढेंगे? तो हम इस बात को जानते हैं कि गोला है, इस गोले के केंद्र से किसी भी बिंदु को आप मिला दें, किसी भी बिंदु को, ये सदैव गोलीय पृष्ठ के लंबवत ही होता है। तो गोलीय या वक्रता केंद्र को गोले की सतह पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा सदैव अभिलंब का कार्य करती है। तो सब आपको जब भी, क्योंकि अभिलंब बिना तो आपका काम होगा ही नहीं ना, तो जब भी आपको अभिलंब रिक्वायर हो, क्योंकि अभिलंब बिना तो आप चित्र बना ही नहीं सकते, तो आप जो गोलीय पृष्ठ है उसका केंद्र अज्यूम करना, क्योंकि उससे एक गोला तो बनाना ही पड़ेगा ना, एक अजम्पशन तो रखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये सब अवतल दर्पण है, देख लो, तो मुझे ये तो अज्यूम करके चलना ही पड़ेगा। सॉरी, अब एग्जैक्टली देखो, गोल बनाने में बिना उनके दिक्कत होती है, हालांकि बन तो जाता है। तो ये सब, ये तो आपको अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा, ये भाग जबकि है नहीं, और ये अज्यूम करेंगे तो केंद्र भी आपको अज्यूम हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र हो जाएगा तो इसको दर्पण के किसी भी बिंदु से मिला देंगे तो वो आपके सदैव किसका कार्य कर रहा है? अभिलंब का। तो कहने का मतलब, दर्पण भले ही निकल कर चला गया हो, उसको तो अलग कर ही लिया ना आपने, लेकिन दर्पण जिस गोले में से निकाला है उसका केंद्र आपके हमेशा काम आएगा, क्योंकि वही आपको किसका सुझाव देगा? अभिलंब का। ठीक है सब। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। गोलीय दर्पण
से संबंधित परिभाषाएं। सीधी है सब। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, है ना, आपको एक बार ही तो पढ़नी है ये। एक बार ही पढ़ने का मतलब ये है कि आप अपवर्तन भी तो पढ़ोगे, मतलब लेंस भी तो आएगा आपके सामने। तो लेंस जब आपके सामने आएगा तो आपको फिर दोबारा परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। एक बार आप समझ चुकोगे यही परिभाषाएं वहां पर हैं, तो एक ने एक बार तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है ना। तो साहब वो यहां पढ़ो। जितना ज्यादा अच्छे से आप परावर्तन को समझोगे, आप समझ लीजिए उतना ही क्लियरिटी आपके अपवर्तन में आ जाएगी। फिर अपवर्तन में दिक्कत नहीं होती। अपवर्तन में इतनी दिक्कत नहीं होगी। शुरू में अपवर्तन पढ़ोगे तो वहां भी यही चीजें सीखनी तो पड़ेंगी, है ना। एक बार तो सीखना ही पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसी कोई खास नहीं, एक बार तो समझनी ही पड़ती है। तो मैं इस तरफ दोनों दर्पण बना देता हूं। ये अवतल है ना, और नीचे उत्तल। ठीक है, ये उत्तल। उत्तल में चमकीली पृष्ठ उभरी हुई है। पेन चेंज करता रहूंगा सब में ना, लिख देता हूं, आपको याद नहीं रहे तो। अवतल, दर्पण, है ना। आपको मैंने कहा ना कि आप जितना लिख के, आप खुद चित्र बना के जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सके करें, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है चित्र बनाने की वही आपको परफेक्ट करेगी। ठीक है ना। तो ये कॉनकेव मिरर है। नीचे वाला जो है ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर। अब संबंधित परिभाषाएं फुर्सत में पेन चेंज कर करके, है ना, कोशिश करते रहेंगे ताकि अपने को रोचकता भी बनी रहनी चाहिए अपने अंदर भी, है ना। तो सबसे पहली परिभाषा ध्रुव, सॉरी, मतलब पोल। ओ से डिनोट करेंगे इससे अपन। ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये सब परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, चिकनी पृष्ठ का। इधर भी देख लो सब, ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। ये तो हो गया सब ध्रुव। दूसरी परिभाषा नंबर 2, वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सी से डिनोट करेंगे इससे। ठीक है। अब सब आपने इसे गोले में से काटा है। ये गोले में से, सॉरी, है ना। इधर भी देख लें, कमोबेश बन रहा है वो। सॉरी, एक मिनट। एक मिनट, है ना। चलो सब, अब दर्पण को जिस गोले में से काटा है उस गोले के केंद्र को, ये देखो आप, वक्रता
केंद्र कहते हैं। तो मैंने कहा था अभिलंब के निर्माण के लिए केंद्र आपको जरूरी है, और ये वही केंद्र है जो गोले का केंद्र था जिसमें से आपने दर्पण काटा है। ठीक है, अब आ जाइए मुख्य अक्ष। ठीक है साहब, प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ये लो, इससे अपन कहेंगे मुख्य अक्ष। सी तथा ओ को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा। ठीक है साहब, तीन चीजें होगी, है ना? ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी चीज है ना, चौथी चीज होती है साहब वक्रता त्रिज्या। भौतिक राशि है, कैपिटल आर से इसको दर्शाएंगे अपन। वक्रता त्रिज्या क्या है साहब? तो आप चित्र देखकर कह सकते हैं सी और ओ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी तथा ओ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना? या आप यूं कह दें कि आपने दर्पण जिस गोले में से काटा है उस गोले की त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बात एक ही है भाई, सी और ओ के बीच की दूरी, तो ओ कहां है? दर्पण पर स्थित बिंदु है, और सी क्या है? केंद्र है। सी और ओ के बीच की दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो सब कैसे भी बोल दें, दर्पण को आपने जिस गोले में से काटा है उस गोले की त्रिज्या को या सी तथा ओ के मध्य दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को अपन कैपिटल एफ से दर्शाएंगे। ये बिंदु है ना? मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस का रेमेडी समझो आप। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण टेढ़ी होगी थोड़ी सी, है ना? अब ये मैंने आपसे कहा ना, अगर आप वास्तव में पेंसिल, पैमाना, प्रकार वगैरह लेके पढ़ रहे हैं, गजब मजा आ जाएगा आपको, है ना? तो सब मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर, है ना? देखो, प्रकाश किरण आप चिकने तल पर ही डालेंगे, कलई वाले तल पे तो डालने से कोई मतलब ही नहीं। आप कांच के पीछे थोड़ी खड़े होंगे, है ना? तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, क्या लाइन बनी? एक मिनट। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण मिलती है, यहां पर अब ये किरण उधर तो जाने वाली नहीं है, ये तो इधर की इधर ही आ जाएगी ना, चिकने तल पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण, उससे मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा सुने इसे, है ना? ऊपर वाली कुछ ज्यादा लंबी होगी, चित्र को सूट नहीं कर रही हो, है ना? वेरी गुड। कहां से कटी? जितने में चाहता था वहां से कट चुकी। ठीक है, तो पहले मुख्य फोकस की परिभाषा बोल रहा हूं मैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उससे मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में जब इसकी परिभाषा बोलेंगे तो उत्तल दर्पण में तो चिकना तल इधर है ना, उधर तो जा ही नहीं सकती, उधर तो कल ही पुत रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। इसी के बाद पहले ले लें फोकस तल। फोकस तल है ना, मेन फोकस तो आपने बता ही दिया। अब फोकस तल क्या रेमेडी है उसको समझो आप। मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी मुख्य अक्ष के लंबवत, सॉरी है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, तो एक तल है साहब जो मुख्य अक्ष के तो लंबवत है और मुख्य फोकस से वो गुजर रहा है। इस तल को कहते हैं फोकस तल। लिख देता हूं, लिख पा रहे हैं तो, है ना, फोकस तल। अब फोकस तल के पीछे क्या रीजन है उसको समझो आप। पहले यहां रुक जाता हूं, मैं यहां रोक देता हूं, इधर स्पेस है मेरे पास, मैं इधर आपको समझाता हूं। अवतल से समझाता हूं, अवतल से समझना आपके लिए आसान होगा, उत्तल से समझने में आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी कि उत्तल में बनेंगे आभासी प्रतिबिंब, अवतल में बनेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसलिए आप बात को अवतल से जल्दी समझ जाएंगे, वही बात उत्तल में सेट कर लें। अब ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, छोटे छोटे चित्रों से समझाता हूं। यह उत्तल दर्पण है ना, यह आपकी मुख्य अक्ष है ना, बात को समझना आप, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, यह मुख्य फोकस से गुजरती है। अब आप एक बात को समझना, जब किरणें समांतर हैं तो इसका मतलब है किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से। तो समांतर किरण बिंब का अनंत पे होना दर्शाती हैं, और परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाए तो प्रतिबिंब का अनंत पर होना दर्शाती हैं। तो समांतर किरणों का मतलब ही अनंत है। दोबारा सुने, अगर बिंब की तरफ से समांतर किरणें आ रही हैं तो बिंब अनंत पर है, और अपन जानते हैं चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनता है, सदैव, नो प्रॉब्लम। चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, यानी परावर्तन हो और अपवर्तन, दोनों में ही सही बात है। अब बिंब से आने वाली किरणें समांतर है तो बिंब अनंत पर है, और परावर्तन के बाद किरणें समांतर हो जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर है। ये ले, अब चक्कर ये पड़ता है, अब फोकस तल के कंसंट्रेट हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा, वापिस मैंने वही अवतल दर्पण बना दिया है ना। अब अवतल दर्पण बना दिया तो अब आप यूं समझना कि सब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है, लेकिन परस्पर समांतर हैं। किरणें समांतर हैं तो प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनेगा, ये तो फिक्स है। अब चक्कर ये पड़ गया कि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, परस्पर समांतर है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर होती तो मुख्य फोकस पर बनता, और मुख्य फोकस आपका मुख्य अक्ष पर स्थित होता है।
लेकिन अब अगर किरणें समांतर है तो बिंब तो अभी भी अनंत पर ही बोलना पड़ेगा। अब नियम थोड़ी चेंज होगा, तो प्रतिबिंब अभी भी फोकस पर बनेगा, लेकिन अब परावर्तन के बाद ये प्रतिबिंब फोकस पर न बन के, देखो किरणें टेढ़ी होगी ना, किरण चित्र में क्या है, किरणों का टेढ़ा होना मतलब फिर वो चित्र बना ही नहीं, आप यूं समझ लीजिए, है ना। इसीलिए तो स्केल लेके बैठना बहुत जरूरी है। चलो कोशिश करता हूं दोबारा, है ना। ये देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, यहां भी और यहां भी। अब सब इसको मैं सी को हटा दूं एक बार, है ना, क्योंकि सी से भी अपने को इतनी जरूरत नहीं है, सी मेरे को डिस्टर्ब भी कर रहा है फिलहाल, है ना। अब ये प्रतिबिंब बना, ध्यान से समझना, प्रतिबिंब बना यहां पर, जहां किरणें मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। पर ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस के या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। अब ऊपर नीचे है क्या, तो ऊपर नीचे फिर क्या रख दिया गया, फोकस तल, ताकि आपकी ये बात अभी भी सत्यापित होती रहे कि बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब ऑलवेज फोकस पर। अब ऑलवेज फोकस का मतलब ये हो, या तो फोकस के नीचे या फोकस के ऊपर। अब फोकस के नीचे से ऊपर तक क्या माने, तो फिर उस तल को अपन ने क्या बोल दिया, फोकस तल। अब इससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब ऑलवेज बी ऑन फोकस, ऑलवेज बी, है ना साहब। तो कहने का मतलब फोकस तल एक सोचा समझा विचार है, ताकि इस जो नियम एक बार बन गया वो सत्यापित होता रहा, यानी बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अब आप समझ जाइए, मुख्य में थोड़ा साइड हट जाऊं ना, अब आप समझ जाइए कि किरणें अगर मुख्य फोकस, मुख्य के समांतर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, इसी मैंने दिखा भी रखा है इधर, है। और यदि किरणें समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, परस्पर समांतर है, तो भी प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, पर वो फोकस के या तो नीचे जा सकता है या ऊपर। क्लियर। तो फोकस तल की अभिधारणा आपके नियम की पुष्टि करती हैं, आपके नियम को बने रहने देती हैं। चलो सब, अब आ जाइए फोकस दूरी। ये भौतिक राशि आती जाती बीच में ना, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, है ना। फोकस दूरी को अपन स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। ध्रुव ओ व मुख्य फोकस के बीच की दूरी मतलब ओ एफ, इसको कहते हैं फोकस दूरी। यहां भी ओ एफ यही कहलाती है फोकस दूरी। ओ सी तो वक्रता त्रिज्या होगी और ओ एफ फोकस दूरी होगी। चलो सब, है ना, समझ में आ रहा हो मेरी हिसाब से। आठवीं बात, अब ज्यादा काम की बातें नहीं है, रेखीय द्वारक, है ना, रेखीय द्वारक या रेखिक द्वारक कह दो, है ना। अब रेखीय द्वारक भी दिखा देता हूं आपको, इसका महत्व भी समझा देता हूं। ये सब दर्पण, है ना, एक जगह दिखा देते। दर्पण का व्यास जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, मैं बिल्कुल अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको रेखिक द्वारक भी आराम से दिख जाए। ये सब मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के व्यास को, इसको कहते हैं रेखिक या रेखीय द्वारक। अब इसका देखो महत्व भी समझा देता हूं आपको। इससे तो कोई देखो खास महत्व नहीं है, लेकिन अभी हालांकि मैंने एफ और आर के बीच का ये संबंध समतल दर्पण में लिखा तो है, प्रूव नहीं किया अभी, है ना, पर लिख दिया तो संबंध तो इससे प्रूव कर देंगे। अब बात समझना, जैसे मेरे को आपने कोई दर्पण हाथ में दिया, ठीक है, दर्पण प्याली नुमा होगा, ठीक है। अब प्याली
की वक्रता से मुझे फोकस दूरी कम ज्यादा है पता पड़ जाएगी। बताता हूं मैं। आपने मेरे को एक प्याली पकड़ाई, मतलब एक दर्पण पकड़ाया, एक और ये दो, थोड़ा सा नीचे बना दो इससे ना, धारणाओं को समझे साहब, है ना, धारणाओं को भी समझे और भावनाओं को भी समझे। तो ये दो प्याली पकड़ाई आप, अरे यार चलो यूं कर लूं थोड़ा इसको ना, ये दो प्याली पकड़ाई। अब देखो ये प्याली नंबर 1 है, ये प्याली नंबर 2 है। तो आप जब कोई मेरे हाथ में प्याली रखेंगे तो उसकी जैसे वक्रता ज्यादा है, वक्रता मतलब घुमाव, जैसे इसकी वक्रता ज्यादा है, वक्रता ज्यादा है तो स्वाभाविक है वक्रता त्रिज्या कम है। समझना आप, है ना, शब्दों में थोड़ा एंटर करना। तो प्याली घुमावदार है, घुमावदार है। अब घुमावदार तो फिजिक्स में बोला नहीं करेंगे, बोले वक्रता अधिक है। तो वक्रता अधिक है तो वक्रता त्रिज्या कम है। दूसरी प्याली आपने पकड़ाई, उसकी वक्रता कम है, मतलब घुमाव कम है। जब घुमाव कम है, उससे गोला ज्यूम करूंगा मैं, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, स्वाभाविक उसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, और जिसकी वक्रता त्रिज्या कम है उसकी फोकस दूरी भी कम होगी। तो अगर आप मेरे को दो समतल दर्पण दो दर्पण पकड़ाते हो, अवतल या उत्तल, तो जैसे आप मुझे दर्पण पकड़ाओगे मैं वक्रता देखूंगा, मतलब घुमाव देखूंगा। वक्रता ज्यादा है तो वक्रता त्रिज्या कम है, और वक्रता त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी कम है। नंबर 1, आपने जो प्याली मेरे को पकड़ाई उसकी वक्रता कम है, मतलब घुमाव कम है। वक्रता कम है तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, और वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी। तो रेखिक द्वारक इस सेंस में अपने काम का होता है, ताकि हम हाथ में लेते ही दर्पण की वो जान सके कि दर्पण की फोकस दूरी ज्यादा होगी या कम होगी। तो रेखिक द्वारक का ऐसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप सूत्रों के जरिए, हाथ के स्पर्श के जरिए, हाथ में ली गई आकृति के जरिए आप फोकस दूरी के अनुमान को कर सकते हो या अनुमान कर सकते हो। इसके बाद आता है कोणीय द्वारक, है ना, कोणीय द्वारक। इसका तो उसी सेंस में महत्व है जो ऊपर समझा है अभी आपको। मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण का व्यास मतलब रेखिक द्वारक। रेखिक द्वारक द्वारा वक्रता केंद्र पर आंतरित कोण को कोणीय द्वारक कहते हैं। तो वक्रता केंद्र पर आंतरित कोण जितना ज्यादा होगा, वक्रता उतनी कम होगी, और वक्रता जितनी कम होगी वक्रता त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी, और वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये दोनों तो प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्यादा काम के नहीं है, बाकी चीजें हैं। तो बाकी चीजें मैंने सभी बता दी। ध्रुव सामने है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र गोले या गोली दर्पण को जिस गोले में से काटा गया उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जिस गोले में से आपने दर्पण काटा है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या सी और ओ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण, या जिस बिंदु से आती हुई दिखाई देती है मतलब उत्तल दर्पण, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को कहते हैं।
उसकी धारणा मैंने आपको समझाई दी कि अगर किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो बिंब अनंत पर है, और समांतर जाती हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर है। अब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा या फोकस के ऊपर बनेगा या फोकस के नीचे बनेगा। फोकस के ऊपर और फोकस के नीचे कौन उपस्थित है? फोकस तक। देख, फोकस दूरी O तथा F यानी ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। रेखीय द्वारक और कोणीय द्वारक अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है साहब। तो ये दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होगी। चित्र को बारी बारी से अलग अलग बनाया, कोई मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है। ये गोला अज्यूम करके रखना, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से ऑप्टिक्स सीखना चाहते हो तो उस गोले को अज्यूम करो जिसमें से काटा है। हालांकि अपने को तो गोली प्याली से ही मतलब है ना। अब आ जाइए चिन्ह परिपाटी, है ना। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्जन है ना। अब साइन कन्वर्जन का क्या महत्व है, तो पहले मैं लिखूं फिर समझाऊं फिर बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी, है ना। मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिक्स में से 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल सर्टेन है। इसके न्यूमेरिकल में वास्तव में देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं कह सकता आपके कोई इसका न्यूमेरिकल कठिन होता है। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में जाए तो कठिन तो कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स में ये दावा करने वाला थोड़ा सा सही नहीं होता कि मैं सब कुछ कर दूं और सब कुछ फिजिक्स में जी। आप भी कभी लाइव सेशन में मेरे साथ होंगे तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आपके हर प्रश्न का जवाब मेरे पास इमीडिएट हो ये जरूरी नहीं होता, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट अगर चिन्ह परिपाटी का ज्ञान है तो इसके सूत्रों में जो भौतिक राशि हम रखते हैं वो चिन्ह सहित रखना होता है। क्लियर? आंसर अपने आप चिन्ह सहित आ जाता है, और आंसर में आने वाले चिन्ह से प्रतिबिंब बिंब की ओर है या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर है, प्रतिबिंब सीधा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ये सब पता पड़ जाता है। तो चिन्ह परिपाटी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी मैं प्रतिबिंब का जब निर्माण करूंगा तो प्रतिबिंब के निर्माण में चिन्ह परिपाटी को कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर दूंगा मैं, कंप्लीट, है ना। अभी तो ठीक है, अब या तो मैं प्रतिबिंब का निर्माण पहले पढ़ाऊं फिर चिन्ह परिपाटी समझाऊं, तो अब बोर्ड पर 2 चीजें एक साथ नहीं हो पाती ना। बोर्ड पर फिर मेरे को अगला पन्ना चेंज करना पड़ेगा, फिर बार बार पन्ना बदलना पड़ेगा। तो मैं पहले चिन्ह परिपाटी बना रहा हूं, ये समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जब प्रतिबिंब का निर्माण के नियम पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको चिन्ह परिपाटी का महत्व भी समझा दूंगा, चिन्ह भी लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कई टॉपिक एक टॉपिक के बाद समझ में आते हैं, कोई इस टाइप से ना। तो चिन्ह परिपाटी में मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। यह अवतल दर्पण लेकर, है ना, इसमें ज्यादातर मेरी अप्रोच अवतल दर्पण से होगी साहब, है ना। वो आपको मैं समझा भी दूंगा कि ज्यादातर अप्रोच मेरी अवतल दर्पण से क्यों होती है। एक्चुअली जो न्यू कमर हैं, जो ऑप्टिक्स को समझने ही बैठ गए मेरे कहने से, तो फिर मैं उनको पहले इजी रास्ते से ले जाऊंगा, और इजी रास्ता अवतल दर्पण में मिलेगा क्योंकि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो देखना आप जब मैं चिन्ह पर वो प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाऊंगा तो आपको प्रतिबिंब के निर्माण के समय इस बात का आभास हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण थोड़ा कठिन लगेगा आपको, है ना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना। ये आपतित किरण है सब,
PM बोल दो इस समय ना, ये आपतित किरण जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलेगी, PM इसको बोल रहे हैं अपन। ये किरण आपको दिख रहा होगा साफ साफ, आपतित किरण है। ठीक है, अब अपन अपने मेन मकसद पर आ जाते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी को दो परिप्रेक्ष्य में समझना है। पहले बात करें क्षैतिज में, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल। क्लियर? पहले इसको समझो आप। जितनी भी क्षैतिज दूरियां होंगी, अब ध्यान से सुनेंगे आप, ये सभी क्षैतिज दूरियां आपने स्टार्ट करनी होंगी कहां से? ध्रुव O से स्टार्ट करनी होगी। जैसे आप फोकस दूरी बोलना चाहते हैं, FO नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? OF, मतलब फोकस दूरी, है ना। जैसे आपको वक्रता त्रिज्या बोलनी है तो CO नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे OC, वक्रता त्रिज्या, है ना। ये सब क्या है, थोड़ी बहुत बीच बीच में चलती रहती है ना, वक्रता त्रिज्या। तो सब पहली बात तो क्या रही, क्षैतिज में सभी दूरियां ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से प्रारंभ करेंगे, पहले O लिखेंगे, है ना। अब इसे बिंब की दूरी है तो OQ, प्रतिबिंब की दूरी है तो OQ डैश, फोकस दूरी है तो OF, O पहले लिखना है। ठीक है सब। तो सभी क्षैतिज दूरियां ध्रुव O से स्टार्ट होंगी। अगर क्षैतिज दूरी आपतित किरण की दिशा में है, या आपतित किरण की दिशा में है, तो उससे आप धनात्मक लिखेंगे, है ना। अगले टॉपिक में सब चिन्ह सहित बता दूंगा मैं। और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो उसके आगे आप माइनस चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो किसके आगे प्लस लगाना है, किसके आगे माइनस लगाएंगे, तो एक बार जब प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो सब बिल्कुल डिटेल में लेंगे इसे। तो सब क्षैतिज दूरियां ध्रुव से स्टार्ट करनी है। अगर आपतित किरण की दिशा में, देखो ये आपतित किरण रही ना, अगर ली गई क्षैतिज दूरी आपतित किरण की दिशा में है तो धनात्मक मानी जाएगी या ली जाएगी, और आपतित किरण के विपरीत है तो ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाई जाएंगे। क्लियर हो गया क्षैतिज में। अब आ जाइए ऊर्ध्व में, यानी वर्टिकल। ठीक है साहब, अब बात वर्टिकल कर लेते हैं साहब। वर्टिकल में आपको जो ऊंचाइयां हैं वो मुख्य अक्ष से स्टार्ट करनी है। अब ये ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर भी हो सकती है, मुख्य अक्ष के नीचे भी हो सकती है। ठीक है, तो ऊंचाइयों के लिए कोई बिंदु नहीं है। क्षैतिज दूरी के लिए तो बिंदु O से स्टार्ट करना है, लेकिन वर्टिकल जो डिस्टेंसेज हैं, ये वर्टिकल जो हाइट्स हैं या डेप्थ है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं, उसके लिए तो पूरी मुख्य अक्ष के। तो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां या गहराइयां, है ना, ये सब आपने मुख्य अक्ष से स्टार्ट करनी है। अब इसमें जो मुख्य अक्ष के ऊपर है वो आपको धन चिन्ह से दर्शानी होगी, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है वो आप ऋण चिन्ह से दर्शाएंगे। अब आपने, जैसे ये कोई बहुत कठिन टास्क तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल टास्क है।
आपको ये चीजें जानकारी में होनी चाहिए। हालांकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब के निर्माण में मैं बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सबको चिन्ह सहित इसी कंसेप्ट से दर्शाऊंगा, इसी कंसेप्ट से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टॉपिक मेरे को ये पहले पढ़ाना था, अब इसके बाद मेरे को पढ़ाना रहेगा प्रतिबिंब का निर्माण। उसके 4 नियम है ना। बस एक अच्छी बात, अगर आप समझ रहे हो, रुचि ले रहे हो, मेरे कहे अनुसार चल रहे हो और आपको जमता है कि हाँ अभी तक ओके चल रहा है, चलेगा, तो क्या है, मैं एक जगह मेहनत करता हूँ। मेरी एक टेक्निक है सब, मैंने आपको कईयों बार पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि फिजिक्स में हर टीचर का अपना एक टेक्निक होता है, स्टाइल होता है। वो टॉपिक के क्रम अपने हिसाब से जमाता है। अब वह अपना दिमाग लगाता है कि यार पहले बच्चों को ये पढ़ा दूं, फिर ये पढ़ा दूं, तो समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा अपना दिमाग है कि मैंने चिन्ह परिपाटी पहले पढ़ानी है, फिर बाद में उसको चिन्ह सहित दिखानी है। लेकिन चिन्ह परिपाटी जान चुकने के बाद आपके जो एकेडमिक सेशन में हैं या कंपटीशन में न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे। चिन्ह परिपाटी का अजम्पशन आपके दिमाग में होगा। तो अब क्या है बच्चों के, अपना यहां तक आने में गोली दर्पण में अभी बाकी रह गया टॉपिक। टूटा तो नहीं, नया टॉपिक आएगा। लेकिन अब एक लेक्चर का दायरा है। लेक्चर अपन 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट, इससे ज़्यादा आप ऑन स्क्रीन नहीं हो सकते, है ना। तो आपको भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है और हमें भी थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। तो अब गोली दर्पण को फिलहाल यहीं विराम देंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें गोली दर्पण से संबंधित अब जो टॉपिक्स आएंगे वो अब गणितीय सूत्र वूत्र बनाने के आ जाएंगे, है ना। तो गोली दर्पण के भी एक आध लेक्चर और लगेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे हाथ के हाथ, है ना। फिर उसके बाद परावर्तन का अपवर्तन की बारी आएगी। वैसे परावर्तन छोटा है और सबसे अच्छी बात है कि एक बार परावर्तन में सब चीजें एक्सपोज होगी तो अपवर्तन में एज इट इज काम आ जाएंगी। आज के लेक्चर को अपन यहीं विराम देते हैं, है ना। फिर कल इससे कंटिन्यू आगे करेंगे। नया टॉपिक है, कोई पुराने टॉपिक का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो बस बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।